अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये एक लंबी कहानी है। मुख्तलिफ अल्फाज में यूँ समझ लो कि सोने का लालच मुझे इन जंगलात में ले आया और ये बहुत पुरानी बात है। मैं तन्हा इन जंगलों में नहीं आया था, मेरे साथ मेरे कुछ और साथी भी मौजूद थे जो हादसात का शिकार होकर मुझसे जुदा हो गए। कुछ रास्ता भटक गए और अब न जाने कहाँ हैं, कुछ मर खप गए। मैं भी इन जंगलों से निकलना चाहता था, लेकिन ये जंगल मौत के जंगल हैं। आह मेरे दोस्त, मैं अपनी इन दो बेटियों के साथ तन्हा रह गया। यहाँ से निकलने की लातादाद कोशिशें कर चुका हूँ, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ तक कि मेरी ये बेटियाँ इन वीरानों से दहशत ज़दा होकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और अब मैं उनकी और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। कर्नल सर्द निगाहों से उसे देखता रहा। वही कहानी थी जो हो सकती थी। भला वो इस बेबसी के आलम में किसी के लिए क्या कर सकता था। उस शख्स ने पूछा, मगर तुम कौन हो? तुम तो ताज़ा दम नजर आते हो। लगता है इन सऊतों का शिकार नहीं हुए जो इन जंगलों में नजर आने वालों का मुकद्दर हैं। मैं एक शिकारी हूँ और मेरा नाम फिरोज है। मेरे दोस्त, क्या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम तन्हा हो या कोई और भी तुम्हारे साथ है? सूरजभान ने सवाल किया। कर्नल ने एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं तन्हा हूँ। न जाने क्यों ये बात उसके जहन में आई कि वो एरा का तज़किरा ना करे, तो फिर मेरी तन्हाई तुमसे और तुम्हारी तन्हाई मुझसे दूर हो सकती है। बराह करम इन लड़कियों पर काबू पाने में मेरी मदद करो। चांदनी रातों में उन पर अक्सर वहशत के दौरे पड़ जाते हैं और ये खौनख्वार हो जाती हैं। अब ये एक दूसरे को लहू लहान कर देंगी और थक कर बेहोश हो जाएंगी, फिर उनके जख्म सड़ते रहेंगे। आह मेरी मदद करो, बराह करम मेरी मदद करो। कर्नल फिरोज परेशान निगाहों से उन लड़कियों को देखने लगा जो अब भी उसी अंदाज में लड़ रही थी। बस राइफल के धमाके से वो एक लम्हे के लिए साकत हुई थी और उसके बाद वो फिर एक दूसरे को नोचने और बम्बोड़ने लगी। कर्नल ने कहा, क्या ये हमारे लिए खौनख्वार नहीं हो सकती? नहीं, ये बस आपस में ही लड़ती हैं। मेरे पास रस्सियों के ये टुकड़े हैं, बस उनके हाथ और पांव हमें बांधने होंगे। बराह करम आओ। कर्नल शाने हिलाकर उनकी जानब बढ़ गया। वैसे उसे खौफ महसूस हो रहा था। लड़कियों के जिस्मों से जगह जगह से खून बह रहा था, लेकिन सूरजबाज के कहने के मुताबिक उन्होंने उन दोनों से कोई अर्ज ना किया। और जब सूरजबान एक लड़की को बांधने में कामयाब हो गया तो कर्नल ने भी उसकी तकलीद की और दोनों लड़कियों को रस्सियों से कस दिया गया। सूरजबान गमज़दा अंदाज में ज़मीन पर बैठ गया, लेकिन कर्नल की मुतजस्सस निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। ये देखकर उसकी हैरत और शदीद हो गई कि वो दोनों घोड़े भी ना थे। क्या एरा फरार हो गई? उसके दिल में दहशत ज़दा तसव्वुर उभरा। एरा का चले जाना एक दिलदोज सान्हे की मानत था, क्योंकि उसके बाद कर्नल वाकई बिल्कुल बेसहारा और तन्हा रह जाता। भला ये बेबस शख्स उसका क्या मददगार हो सकता था जो खुद न जाने कितने अरसे से उन जंगलों का कैदी था। लेकिन एरा क्यों चली गई? बज़ाहिर तो उसकी कोई वजह समझ में नहीं आई। उसका अंदाज भी ऐसा नहीं था जिससे ये जाहिर हो कि वो खामोशी से कर्नल का साथ छोड़ देगी। फिर आखिर वो कहाँ चली गई? कर्नल फिरोज की मायूस निगाहें मध्यम चांदनी में दूर दूर तक एरा को तलाश कर रही थी और सूरजबान खामोशी से गर्दन झुकाए जमीन पर बंधी हुई लड़कियों से कुछ कदम के फासले पर बैठा हुआ था। बहुत देर के बाद उसने सर उठाकर कर्नल को देखा और बोला, तुमने अपने बारे में कुछ और नहीं बताया दोस्त? यहाँ तुम्हारे साथ और भी कोई था? कर्नल फिरोज ने एक ठंडी सांस ली, फिर बोला, आराम करो, दिन की रोशनी में बातें करेंगे। ये कहकर कर्नल झील की तरफ चल पड़ा। अकब से सूरजभान की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो दोस्त, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन कर्नल वहाँ ना रुका और उसे नज़रअंदाज करके झील के पास आ गया। एरा का अचानक गायब हो जाना उसके लिए सोहान रू था। उससे बड़ी ढारस हो गई थी और जिंदा रहने के अमकानात पैदा हो गए थे।
वो परेशान सा झील के पास आ बैठा। अचानक उसे अपने अकब में सरसराहट महसूस हुई। पानी में कुछ आवाजें उभरी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सर पानी की सतह पर उभर आया और कर्नल उछल पड़ा। एरा ही थी। कर्नल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले तो एरा ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्नल के करीब आ गई, लेकिन पानी से बाहर ना निकली। कुछ कहने की कोशिश ना करो, सिर्फ सुनो। तुम्हारे पास बंदूक है, एक एक गोली उन तीनों के सीनों में उतार दो। उन्हें हलाक करना अशद ज़रूरी है। वो जंगल की आंख हैं, उनका ताल्लुक तुम्हारी बस्तियों से नहीं है, इसी जंगल के बाशिंदे हैं, सहारों के हरकारे। कर्नल कुछ बोलने की कोशिश करते करते रुक गया। एरा ने फिर कहा, मैं चाहूँ तो उन्हें अपने शहर से भी हलाक कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह साहर मेरे बारे में जान लेंगे और उनका रुख उसी सिमत हो जाएगा। ये कबल अज वक्त होगा। हम खामोशी से सोने वालों को जगा लेंगे, उसके बाद इन साहरों का मुकाबला करेंगे। तुम वहाँ पानी में क्या कर रही हो? पानी के नीचे जंगल की आंख मुझे ना देख सकेगी। जानते हो वो मेरी तलाश में हैं। उन्हें इशारे मिल चुके हैं और अब वो आह में। मैंने तुमसे कहा था कि बातें मत करो, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो करो, बाकी बातें हम उसके बाद करेंगे। गोया मैं उन्हें हलाक कर दूं, कर्नल ने परेशानी से कहा। उजाले की एक भी किरण उबर आई तो उम्र भर इनका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। जितनी जल्दी करोगे हमारे हक में बेहतर है, मगर वो इंसान है एरा। तुम मेरा मतलब है तुम वो ना करोगे जो मैं कह रही हूँ। अचानक एरा का अंदाज बदल गया। वो सूरजभान है, एक महमजू और दोनों उसकी पागल बेटियाँ। उसने मुझे यही बताया है। मैं उसकी मजलूमियत से मुतासर हो गया हूँ। उन लोगों को हलाक करना मेरे लिए मुश्किल है। उजाले की पहली किरण नमूदार हो गई तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खसारे से दो चार होगे। कर्नल, गौर कर लो, इसके बाद मैं तुम्हारा साथ ना रहूंगी। तुम पर से मेरा एतमाद उठ जाएगा। मैं तो इस झील में छुप कर दूर निकल जाऊंगी, मगर तुम उन साहरों के शहर से आज़ाद ना हो सकोगे। तुम्हें अंदाज़ा है कि मैंने तुम्हारी दुनिया के इंसानों जैसा रूप बदला है। उन पर सहर नहीं आजमाना चाहती और तुम्हें अपना सहारा बनाया है, लेकिन अगर तुमने ये रवैया अपनाया तो देखो तारीकियां मिटने लगी हैं और अब रोशनी हो जाएगी। तब उनकी बेनाई बदल जाएगी। ठीक है कर्नल, ठीक है। वो पानी में थोड़ी सी पीछे हटी और दूसरे लम्हे उसने पानी में सर छुपा लिया। कर्नल आंखें फाड़कर झील की साकर सीता को देखता रहा, फिर बुरी तरह उछल पड़ा। उजाला होने को था और उसकी कंपटियां टटकने लगी। वो लड़ते कदमों से लड़खड़ाता हुआ राइफल लोड की और आगे बढ़ने लगा। सूरजबान उसी तरह घुटनों में सर दिए हुए बैठा था। कर्नल ने बंदूक से शस्त्र बांधी और गोली दाग दी। सूरजभान की चीख किसी इफरत की चीख थी। उसकी चीख के साथ ही दोनों लड़कियां उछलकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ और पैरों की रस्सियां टूट गईं। कर्नल ने यके बाद देगरे उन दोनों पर भी वार किए और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ कर्नल के लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके जख्मी बदन उबल रहे थे और वह जमीन पर गोल गोल पत्थरों की शक्ल इख्तियार कर गए और उनके जिस्मों पर मगलूबा गुडमुड हो रहा था। उससे मुख्तलिफ रंग फूट रहे थे और किसी गाढ़े सयाल की शक्ल में एक दूसरे में प्युस्त होकर अपना हजम छोटा करता जा रहा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि कर्नल उस पर निगाह ना जमा पा रहा था। उसकी आंखें चढ़ गई थी और दिमाग घूमने लगा। बेमुश्किल तमाम उसने बंदूक जमीन पर लगाकर खुद को गिरने से बचाया, लेकिन पांव लर्ज रहे थे और बदन बेजान होता जा रहा था और वो जमीन पर बैठ गया और फिर बेहोश होकर एक तरफ लड़क गया और फिर माहौल की दूसरी तरफ। उन सब की सहमी हुई निगाहें पहाड़ियों की बुलंदियों की जानब उठी हुई थीं और उनके हलक खुश्क हो गए। चोटियों पर श्रद्धालुओं का टिड्डी दिल मौजूद था और साफ अंदाजा होता था कि उन्हें देख लिया गया है। वो खाना पीना भूल गए। आग पर भुनने वाला गोश्त जलने लगा और उसकी चरांद उठ रही थी। राजदेव ने खुद को संभाला और सरगोशी के अंदाज में बोला, इस सूरत हाल से बचना मुश्किल नज़र आता है गज़ाल। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम अगर यहाँ से फरार होने की कोशिश भी करें तो उनकी नज़रों से ना बच सकेंगे। अचानक ही प्रोफेसर हशमत ने राइफल उठाई, लेकिन राजदेव ने झट्टा मारकर राइफल उसके हाथ से छीन ली थी। क्या करोगे, कैसे बचोगे अब उनसे? हशमत बेखौफजदा लहजे में बोला।
मुकाबला करके भी तो नहीं बचेंगे। प्रोफेसर मुश्किल है, वक्त का इंतजार करो। लेकिन उन्हें इंतजार ना करना पड़ा। दफतन ही शरदानियों के घोड़े ढलानों में उतर आए और फिर तितर बतर होकर तेज रफ्तारी से उनकी जानब दौड़ने लगे। सफीना खामोश निगाहों से होंठ भींचे इधर देख रही थी। उसके अंदाज में बेखौफी थी। प्रोफेसर हशमत बे को भी राजदेव की बात से इत्तफाक करना पड़ा। बिलाशुबा उन लातादाद शरदानियों से बचना अब तकरीबन नामुमकिन ही नजर आ रहा था। राजदेव फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर हम लोग उनसे मुकाबला ना करें तो इस बात के अमकानात हैं कि ये फौरन ही हमें कत्ल ना कर दें। हो सकता है ये हमें सिर्फ कैदी बनाए और प्रोफेसर अमीर तो जिंदगी के साथ होती है। प्रोफेसर ने कोई जवाब ना दिया। गजाल अलबत्ता सरगोशी के लहजे में बोली, मुमकिन है कि ये वही लोग हों जिन्होंने हमारे साथियों को कैद किया है। घोड़े तेज रफ्तारी से उनकी जानब आ रहे थे। उन्होंने दोनों सिमत से दायरे बना लिए और पहाड़ी के दामन में पहुंचने के बाद वो उन्हें घेरने के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। उनके पास राइफलें वगैरह साफ देखी जा सकती थी और राजदेव ने अच्छा ही किया। प्रोफेसर हशमत बे अगर एक भी फायर कर देता तो हो सकता था उसके जवाब में उन्हें सैकड़ों गोलियों का सामना करना पड़ता। शरदानी उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए उनके अतराफ में फैल गए और फिर ये दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगा, यहाँ तक कि वो उनके करीब पहुँच गए। सब साख्तो जामद खड़े हुए खौफ भरी निगाहों से उन शरदानियों को देख रहे थे और अब करीब आने के बाद उनकी शक्लें भी नुमाया हो गईं। लेकिन अचानक ही शरदानियों की तरफ से एक आवाज़ सुनकर वो सब बुरी तरह उछल पड़े। ये सिकंदर की आवाज़ थी और उसने राजदेव को पुकारा था। राजदेव बेकरार निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तब ही उसने सिकंदर को भी देख लिया और सरातू को भी। बाकी लोग शरदानियों के अकब में थे। सिकंदर और सरातू बरक रफ्तारी से अपने घोड़े दौड़ाते हुए उनके करीब पहुंच गए। उनके अकब में एक और शख्स भी था जो कवि हिकल शरदानी था। उसके अजाब बहुत मजबूत नजर आए। सिकंदर ने उस हुलिये में भी राजदेव और गज्जाल को पहचान लिया था। चुनाचा वो उनके करीब पहुंचकर फुर्ती से घोड़े से कूद पड़ा और उसने राजदेव को गले से लगा लिया। सरातू भी गज्जाल के सामने पहुंच गया। शर आप शरधानिये, शरातू ने एक अहमकाना सा कहका लगाया। बाकी लोग मुतहरीना निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अकब से प्रोफेसर गौरी भरतचंद्र के अलावा एक और शक्ल नजर आई जो गारसा की थी। एडमंड गारसा, जिसे राजदेव ने एक लम्हे में पहचान लिया। वो अजीब सी निगाहों से राजदेव को देख रहा था। राजदेव का सर चकरा रहा था। गज्जाल भी अहमकों की तरह एक एक की सूरत देख रहा था। तब सिकंदर ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त राजदेव, तुम्हें और गज्जाल को देखने के बाद दिल को जो फरहत मिली है वो नाकाबिले बयान है। तुम्हारे आज़ाद तो दुरुस्त हैं, कमाल हो गया, वाकई कमाल हो गया। लेकिन तुम्हारा हुलिया शरधानियों जैसा। सारी बातें बता दूंगा सिकंदर, लेकिन ये बताओ, क्या तुम उन लोगों के कैदी हो? राजदेव ने पूछा। अब नहीं हूँ, अब मैं उन लोगों का दोस्त हूँ। क्या वाकई? राजदेव पुरस्मसरत लहजे में बोला। हाँ, और यकीनन तुम ऐसा ही कोई कारनामा सर अंजाम दे सकते थे। हम तुम्हारी तलाश में सरगर्दा थे। यकीन करो, हम दिन रात तुम्हारी तलाश में सरगर्दा थे और ये तुम्हारे साथ प्रोफेसर हशमत बे और उसकी बेटी सफीना है। राजदेव ने जवाब दिया। सिकंदर उसे देखता रहा, फिर बोला, पहले मैं तुम्हें अपने दोस्त हरिंडा से मिलाऊं, जिसकी मदद से हमें ना सिर्फ आज़ादी हासिल हुई बल्कि तुम्हारी तलाश में भी कामयाबी हमें हरिंडा ही की वजह से हुई। राजदेव ने उस कवि हैकल सरदार को देखा जो घोड़े की पुश्त पर बेहद शानदार नजर आया। हरिंडा भी नीचे उतर आया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तब सिकंदर ने कहा, हरिंडा मेरे दोस्त, ये है मेरा वो जिगरी दोस्त जिसका तज़किरा मैं तुमसे कर चुका हूँ। राजदेव, सिकंदर ने जो जुबान इस्तेमाल की थी वो उर्दू ही थी और राजदेव ने हैरत से ये देखा कि हरिंडा ये जुबान समझ सकता है या नहीं। हरिंडा आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंचा और उसने अंग्रेजी में राजदेव को खुश आमदीद कहा और उनकी तरफ मुसाफा करते हुए हाथ बढ़ा दिया। राजदेव पर हैरत का दूसरा शदीद हमला हुआ। उसने अंग्रेजी ही में कहा था, मिस्टर हरिंडा, क्या आप अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं? मैं आपकी ज़ुबान भी समझ सकता हूँ मिस्टर राजदेव, और हकीकत यही है कि मैं आपसे पूरी तरह मुतारफ़ हूँ।
कमाल है, वाकई कमाल है, ये सब कुछ नाकाबिले यकीन मालूम होता है। सिकंदर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमसे किस तरह गुफ्तगू करूं। दूसरी तरफ गजाल सरातू से कह रहा था, सरातू, क्या तुम इनकी कैद से आज़ाद हो? उनका अंदाज़े गुफ्तगू तो कुछ और ही बताता है। यस सर, हम आज़ाद। मिस्टर हरेंडा हमारा दोस्त। सर अब ऑल राइट, शब ऑल राइट। डैडी कहाँ हैं? सरातू, वो तो नज़र नहीं आ रहे। कर्नल? हाँ, और कर्नल कंदील भी। गजाल की निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। सर वो लोग हमारे साथ नहीं, उस टाइम गायब जब से शरदानी लोग लेवर के किनारे हमला किया। सर वो दोनों घोड़े पर निकल गया और अभी तक नहीं मिला। सर हम लोग उसकी तलाश किया पर वो नहीं मिला। गजाल गमज़दा लहजे में बोला, यस सर, जब टाइम पहाड़ के ऊपर से शरदानी लोग नीचे उतरा और आप लोग लेवर में कूदा, कर्नल और कंदील का घोड़ा आगे बढ़ गया। शरदानी लोग हमला किया और आगे चलकर कारशां उसका मुकाबला किया। सर कर्नल और मैडम निकल गया, उसके बाद हम लोगों को नहीं मिला। पता भी नहीं लगाया तुम लोगों ने कि वो कहाँ गए। सर कैसे पता लगाता, थोड़े टाइम के बाद हम लोग गिरफ्तार हुआ और उसका पता नहीं लगाया। सिकंदर और राजदेव गजाल के पास आ गए थे। गारसां कीना तोड़ निगाहों से प्रोफेसर हशमत बे को देख रहा था और प्रोफेसर हशमत बे अजीब सी कश्मकश का शिकार था। ये सारी बातें कुछ नाकाबिले यकीन सी लग रही थीं। हरिंडा ने उन लोगों से कहा, आप लोग शायद भूख मिटाने का बंदोबस्त कर रहे थे, लेकिन आपके हुलिये हमारे साथियों जैसे क्यों हैं? अपने बचाव के लिए हमने ये हुलिया इख्तियार किया था मिस्टर हरेंडा। राजदेव ने फौरन ही जवाब दिया। वो ये नहीं बताना चाहता था कि 3 शरदानियों को कत्ल करके उन्होंने ये हसीयत इख्तियार की। हरिंडा ने भी उस सिलसिले में तजस्सुस ना किया। वो कहने लगा, आपकी खुराक जल गई है, बेहतर यह है कि पहले आप लोग अपने खाने पीने का कुछ और बंदोबस्त कर लिए। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम फ़ौरन ही यहाँ से बढ़ने की कोशिश करें, इस जगह हम क़याम भी कर सकते हैं। हरिंडा ने अपने साथियों को हुक्म दिया और वह सब के सब घोड़ों से उतर गए। उसके बाद घोड़ों को यकजा करके एक जगह बांधने की कार्रवाई शुरू हो गई। गोया यहाँ उन लोगों ने अपना पड़ाव डाल दिया। राजदेव, सिकंदर और बाकी लोग भी यकजा हो गए। सिकंदर ने गजाल को कर्नल फेरोज और कंदील के बारे में बताया और गजाल सख्ते कैसे आलम में उसकी बातें सुनने लगा। फिर उसने मगमूम लहजे में कहा, इसका मकसद है अंकल कि मैं तो अपना सब कुछ खो बैठा। डैडी, पहले तो मुझे ये इत्मीनान था कि वो आप लोगों के साथ होंगे, जो कुछ आप पर बीत रही होगी वही उन पर बीतेगी, लेकिन वो तनहा और कंदील। गजाल की आवाज़ भर्रा गई। राजदेव ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, गजाल, क्या तुम हिम्मत हार रहे हो? अभी कुछ और इम्तहानात किस्मत में लिखे हुए हैं, उनसे गुरेज ना करो। तुमने देखा कि किस तरह ये बिछड़े हुए मिल गए और किस आलम में मिले। क्यों इस बात के अमकानात थे? क्या उम्मीद की जा सकती थी कि हम ये अनोखी सूरत हाल देखेंगे? देखो गजाल, जिस तरह इस वक्त हम लोग उनके सामने हैं और ये हमारे सामने, इसी तरह कर्नल और कंदील भी हमें मिल जाएंगे। और फिर कंदील, ये बहुत ही पुरअत्मीनान बात है कि कर्नल फिरोज के साथ है और कंदील जो कुछ है तुम्हें भी उसका अंदाज़ा है। मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल मुकम्मल तौर से संभाल लेगी। तुम्हें मगमूम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी पामरवी के साथ आने वाले वक्त से जंग करो जिसका सबूत अब तुम देते रहे हो। फिर सिकंदर ने पूरी तफसील राजदेव को बता दी कि किस तरह गारसा ने उसे खतरनाक मौके पर उनकी मदद की और इस वक्त अमदाद ने उन लोगों को शरदानियों से बचा लिया, लेकिन फिर बाद में ये लोग शरदानियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। और फिर सिकंदर ने हरिंडा के बारे में भी तफसीलात बताईं और कहा कि वो एक कौम परस्त है और शरदानियों को बेहतर ज़िंदगी देने का ख्वाहां। चुनाचा हमने उस खजाने के सिलसिले में तैयार कर लिया है और ये इसी बुनियाद पर हमारे साथ निकला है। अब वो हमारे पूरे सफ़र में हमारा मुआवन रहेगा और मैं समझता हूँ कि शरदानियों से तमाम ख़तरात दूर होंगे। लेकिन शरदानी टोलियाँ क्या इधर उधर भटकती रहती हैं? मेरा मतलब है कि उनका ताल्लुक एक ही कबीले से है। तमाम शरदानियों का कबीला एक ही है, लेकिन उनकी बस्तियाँ मुख्तलिफ हैं और उनके पास इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं
کہ وہ لوٹ مار کریں یا پھر ان جنگلوں میں اپنی خوراک تلاش کریں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ راجدیو اس شردانی ٹولی کے بارے میں جانتا تھا جس نے لوئس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے دبی زبان سے یہ تفصیل بھی سکندر کو بتا دی اور سکندر نے کہا کہ بہتر ہے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ایڈمنڈ گارساں کو بھی لوئس کے بارے میں تفصیلات نہ بتائی جائیں۔ گارساں حشمت بے کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا۔ ہاں، میں حشمت بے کے لیے اس کی نگاہوں میں کینہ توڑی کے آثار پا رہا ہوں، لیکن اب میں اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہمیں مسلط سے کام لینا ہوگا۔ شردانی سردار خزانہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خزانہ کہاں ہے؟ غرض یہ کہ ہمیں بہر اپنے طور پر کام کرنا ہے۔ قندیل اور کرنل کی تلاش بھی ضروری ہے۔ ہم قندیل کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ میں اور باقی تمام لوگ کسی بھی طور اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس مسئلے کو ادھورا چھوڑ کر اپنی آبادیوں کا رخ کریں اور اس سلسلے میں کوئی کوشش نہ کریں۔ ویسے تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے غزال اور راجدیو، تم اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ غزال نے آہستہ سے کہا۔ انکل، میرے بارے میں تو یہ سوال ہی بیکار ہے۔ قندیل اور ڈیڈی اگر مجھے یہاں نہ ملے تو میں ان جنگلوں میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی نے میرے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میں کیسے یہ سوچ سکتا ہوں کہ ان کے حصول کے بغیر میں ان جنگلوں سے واپسی کا تصور کروں؟ پھر قندیل سے بھی میرا جو رشتہ ہے اس کے تحت مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے تلاش کروں۔ جنگلوں میں پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر یہاں سے واپسی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر دوسری طرف کرنل فیروز کو ہوش آ گیا۔ چمکدار دن پھیلا ہوا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر اکا دکا پرندے پرواز کرتے نظر آئے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ بدن میں دکھن تھی، نہ جانے کب سے ایک ہی رخ سے لیٹا ہوا تھا۔ بدن کو ہلکی سی جنبش دی تو شانے کسی کھردری شے سے ٹکرائے۔ تھوڑا سا کھسک کر اس نے رخ بدلا تو نگاہوں کے سامنے ایک سپاٹ پتھر آ گیا۔ اب حواس جاگ گئے تھے۔ اس نے تعجب سے اس پتھر کو دیکھا اور پھر سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بدن دوسری طرف سرک ہی نہ رہا تھا۔ دوبارہ کوشش کی تو خود بخود کھسک کر پھر اسی سپاٹ پتھر سے آ لگا۔ اس کے بعد اس پتھر کا سہارا لے کر ہی اٹھ سکا اور اٹھنے کے بعد جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہنے لگا۔ منظر اتنا ہی خوفناک تھا۔ وہ ایک پہاڑی دیوار پر تھا، اس پہاڑی دیوار ہی کہا جا سکتا تھا، اتنی سیدھی کہ ناقابل بیان۔ پیلا رنگ تھا اور اس میں جگہ جگہ ایسی ہی سپاٹ چٹانیں اٹکی ہوئی نظر آئیں جہاں زمین تھی وہ گہرائی سے 200-250 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد پتھریلے میدان دور دور تک چلے گئے۔ ان میدانوں میں بھی ایسی ہی گول سپاٹ چٹانیں نظر آئیں جیسی ایک چٹان پر وہ اس وقت ٹکا ہوا تھا۔ اوپر بھی تقریباً 10-12 فٹ بلندی نظر آ رہی تھی اور اس بلندی کی آخری سرے پر اس نے ایرا کو دیکھا جو ایسن مارے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا روپ پھر بدل گیا تھا اور وہ اپنے پرانے انداز میں تھی۔ کرنل کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اس نے جو انداز تبدیل کیا تھا اب وہ باقی نہ رہا اور وہ اسی روپ میں نظر آئی جس روپ میں کرنل نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ بہرطور کرنل کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ اگر یہ چٹان اسے سنبھالے نہ ہوتی تو وہ ایک لمحہ بھی اس سپاٹ پہاڑی ٹیلے پر اپنے قدم نہیں جما سکتا تھا۔ گویا عالم بے ہوشی میں وہ اسی چٹان پر پڑا رہا تھا۔ اگر کسی طرح بے ہوشی کے عالم میں ہی رخ تبدیل ہوتا تو لڑکتا ہوا گہرائیوں میں جا پڑتا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا، یہ سوچتے ہی چکر آنے لگے۔ اس سے عمدہ قید اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ انسان خود ہی اپنی قید خانہ کی حفاظت کرے۔ یہ چٹانی پتھر کافی مضبوط تھا اور اس کی ساخت بھی کرنل فیروز کے لیے تعجب خیز تھی اور اس نے حواس مجتمع کیے چند لمحات حالات پر غور کیا اور حیرت کی انتہائی منزلوں تک پہنچ گیا۔ تب اس نے ایرا کو آواز دی اور ایرا نے اسے دیکھا۔ کرنل فیروز ایرا کو بھی سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ جس جگہ وہ آسن مارے بیٹھی ہوئی تھی وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہر چند کہ یہ اس پہاڑی دیوار کی چوٹی تھی، لیکن ہوا کا کوئی تیز جھونکا بھی ایرا کو بلندیوں سے نیچے لا سکتا تھا۔ لیکن وہ بے خوفی سے بیٹھی ہوئی تھی۔
कर्नल की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर दोनों हाथ सीने से हटा लिए और उसकी आवाज़ कर्नल को सुनाई दी। तुम अगर होशो हवास पर काबू पा चुके हो कर्नल फिरोज, तो ऊपर आ जाओ। कैसे आ जाऊं? इस सवार दीवार पर चढ़ना क्या मेरे लिए मुमकिन है? एरा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कर्नल कि तुम इतनी बुलंदी तक कैसे आ गए? कर्नल का मुंह हैरत से फैल गया। वाकई ये बात अभी तक उसके नहीं सोची थी। वो तो जंगल का इलाका था जहाँ ये अनोखा वाकया पेश आया, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, और फिर उस चट्टान के अकब में वो मुजबाना निगाहों से एरो को देखने लगा। तब एरा ने उंगली से इशारा करके कहा, इत्मीनान भरे कदमों से चलते हुए ऊपर आ जाओ, तुम्हें दिक्कत ना होगी। कर्नल अहमको की तरह उसे देखता रहा। फिर उसने शाने हिलाए, पत्थर को एक बार फिर गौर से देखा और ये सोचा कि अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश में फिसल कर नीचे आ गया तो क्या ये पत्थर उसका वजन संभाल सकेगा। लेकिन पत्थर इतना कमज़ोर ना था। अलबत्ता इसे इसी की चौड़ाई की सीध में ऊपर की जानब जाना था ताकि गिरते हुए उससे अगर टिक जाए। दिल धाड़ धाड़ कर रहा था, लेकिन एरा के हुक्म की तामील भी ज़रूरी थी। चुनाचा उसने अपने आप को संभाला और फिर दोनों हाथों और पाँव को निकाल कर आहिस्तगी से ऊपर चढ़ने लगा। क्या तुम्हारी हालत बेहतर है कर्नल? हमें आगे चलना है। कर्नल आंखें बंद करके गर्दन झटकने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, एरा मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो तुम्हारी हदायत पर अमल करता रहूं या अपने जहन को समझाता रहूं, या फिर किसी पहाड़ी चट्टान से कूद कर खुदकुशी कर लूं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। जिस बेसुकूनी का शिकार मैं हूं, काश मैं तुम्हें अल्फाज में बता सकता। एरा गहरी काली आंखों से उसे देखने लगी। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, और मुझे तअज्जुब है कर्नल, तुम एक समझदार आदमी हो, बहुत उम्र गुजार चुके हो, तुम्हें हालात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मानती हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन बाद औकात पेश आने वाले वाक़यात बहुत कुछ समझा देते हैं। मैं तुमसे हर ज़ुबान में कह चुकी हूँ कि मेरी अपनी पाबंदियाँ हैं। कर्नल, मैं बहरतौर तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें किसी नुकसान से दो चार नहीं होने दूंगी। जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो तुम्हारी इसी मुहिम का हिस्सा हैं जिसमें तुमने खुश दिली से शिरकत की थी। इस वक्त तुमने ये क्यों नहीं सोचा कर्नल के 112 के जंगलात जा रहे हो और एक ऐसे मकसद के लिए काम कर रहे हो जो तुम्हारी निगाहों में वाज़े नहीं है। मैं तुम्हारे दूसरे लोगों की बात नहीं करती, उनमें कौन किस फितरत का मालिक है वो जाने, लेकिन तुम्हारे बारे में तो ये मैं कह सकती हूँ कर्नल कि तुमने फ़ौज में ज़िंदगी गुजारी है, किसी शहर में दुकान पर बैठकर उम्र नहीं पूरी की। फ़ौजी ज़िंदगी गुजारने वाले तो बड़े बामुशक्क़त लोग होते हैं और उन्हें ना जाने कैसे कैसे हालात पेश आते रहते हैं। तुम इन हालात से इतने मुतासर क्यों हो? मैं ये भी जानती हूँ कर्नल कि तुम्हें किसी न किसी हद तक मुझ पर एतमाद है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इन मामलात में जो सबसे ज़्यादा खौफ है वो अपने बेटे की ज़िंदगी का है, और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि गज़ाल ज़िंदा है। उसके बाद तुम्हें हालात का साथ देना चाहिए। मेरे साथ शामिल रहकर तुम फ़िलहाल किसी जिस्मानी तकलीफ़ का शिकार नहीं होगे। जहाँ तक ज़हनी मामलात हैं कर्नल, तो मैं तुम्हें मुतमिन कर सकती हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि जब तुम इस कहानी से आशना हो जाओगे तो फिर तुम इस कहानी का एक किरदार बन जाओगे, और अगर हालात साजगार हो जाएं तुम यहाँ से अपना मकसद पूरा किए बगैर वापसी की ठानो, तुम्हारे तमाम साथी तुम्हें मिल जाएं और वो अपनी आगे की मुहिम तर्क कर दें, तो इस कहानी से वाकिफ होने के बाद कर्नल, कम से कम तुम उनके साथ वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि इन वाक़यात के बारे में मैं तुम्हें मालूमात हासिल होंगी। सोच लो कर्नल, दो ही बातें हैं, या तो अपने जहन को आज़ाद छोड़ दो और मेरे साथ ताअवन करो, और तुम अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लो कि तुम इन इलाकों के एक किरदार बन जाओगे, और तुम्हारी जिम्मेदारियां किसी तौर भी इस वक्त तक ख़त्म ना होंगी जब तक कि मुझे अपना मकसद हासिल ना हो जाए। वो तीनों साहरों के जासूस थे और हर आने वाले की निगरानी करते थे। उनमें शामिल होकर उनके बारे में जानना चाहते हैं। साहर नहीं चाहते कि उनके नापसंदीदा लोग उनके इलाके में दाखिल हों और सतगाता से उनका तसल्लुत
उठना शुरू हो जाए। बेहतर है कि कर्नल कुछ वक्त इंतज़ार कर लो। वाक़यात जूं जूं तुम्हें पेश आते रहेंगे तुम उनसे वाकिफ़ होते रहोगे और उस वक़्त तुम पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। ये तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। मैं किसी भी तौर तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। कदम कदम पर तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ करूँगी, ये मेरा वादा है। कर्नल खामोशी से उसे देखता रहा और फिर उसने आहिस्ता से कहा, माफ़ करना एरा, मैं एक इंसान हूँ और तजस्सुस से इंसानी फितरत का एक हिस्सा। खैर, कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए कोई उलझन ना बनूँ। अगर हालात से मजबूर होकर कभी बददिल हो जाऊँ तो मेरी किसी भी बात को माफ़ कर देना। इसमें कोई गहराई ना होगी, बस एक उलझन होगी। एरा ने गर्दन हिलाई और फिर एक पत्थर के अकब से उसने खाने पीने की कुछ अशिया निकाली और कर्नल के सामने पेश कर दी। शिकम सेरी ज़रूरी है, इसके बाद हम ढलानों का सफ़र करेंगे। खाने से फरागत हासिल करने के बाद वो दोनों ढलानों में नीचे उतरने लगे। एरा कर्नल के साथ साथ चल रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने कहा, हमें इस पहाड़ी दीवार की दूसरी जानब जाना है। उस तरफ सतगाता आबाद है। सतगाता? कर्नल ने सवालिया निगाहों से एरो को देखा। हाँ, साहरों की अजीम बस्ती, एक अजीम आबादी जो दूर दूर तक फैली हुई है और जिसकी कहानियाँ बड़ी अनोखी हैं। जब तुम दीवार की दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें एक और हैरतनाक दुनिया का सामना करना पड़ेगा और मैं उसी दुनिया में सफ़र के लिए तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहती हूँ। कर्नल, खुद को संभालो, इन वाक़यात में अपने आप को ज़म कर लो और जो कुछ पेश आए उससे अपनी जहानत के मुताबिक निपटो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसे ज़्यादा आसान अल्फाज में यूँ समझ लो, कर्नल, के हम शहरों की बस्ती में रहने वाले शहर के शिकार होते हैं, लेकिन तुम जो इस शहर से नावाकिफ़ होते हो, बहुत से मामलात से सिर्फ इसलिए बच सकते हो कि तुम नावाकिफ़ हो और तुम पर वो सब जिम्मेदारियाँ आयद नहीं होती। आओ आगे चले। पहाड़ों की दीवार, उस सिमत का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रास्ता हमें तलाश करना ही है। और फिर दूसरी जानब राजदेव गज़ाल और प्रोफेसर हशमत बे ने दोबारा हुलिया बदल लिया था और अभी वो उस जगह मुकीम थे। सब के सब आराम करके थकन दूर करना चाहते थे। सिकंदर ने जो अजीम कारनामा सर अंजाम दिया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी, वरना मुश्किल तरीन महम और फिर शरदानियों का ख़तरा। अब कम अज़ कम वो अपनी महम पर पूरी तवज्जो दे सकते थे। बस एक ज़ख्म था कर्नल और कंदील का। अगर वो भी साथ होते तो अमकानात थे कि कुछ नए फैसले हो जाते, ये महम तर्क कर दी जाती या कुछ भी सोचा जा सकता, लेकिन इन हालात में दो कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस वक्त भी हरिंडा ज़ैर बहस था। सिकंदर राजदिली की टोली यकजा थी। प्रोफेसर हशमत बे। फिर सिकंदर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मेरे सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला हरिंडा है। ये शख्स हमारे साथ शामिल हुआ है और उसके जहन में वो अजीम शान ख़जाना है जिसकी तस्वीर उसे दिखाई गई है। प्रोफेसर गौरी अब बेशक आपके बारे में कई बार मुझसे गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन अपने दोस्तों के सामने आपसे एक बार फिर मैं ये सवाल करता हूँ, क्या कंदील की कहानी में कहीं किसी ख़जाने का तज़किरा है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नक्शा हमारे सामने आया और जिसकी मैंने सिर्फ एक झलक देखी है, वो किसी ख़ास सिमत इशारे तो करता है, लेकिन इस बात के क्या अमकानात हैं कि उन इशारों का ताल्लुक़ किसी ख़जाने से हो? हमारे सामने तो कंदील है जिसकी कहानी हम मंजरे आम पर लाना चाहते हैं। मैं इस बात पर अब तक हैरान हूँ कि गार्सा ने इस नक्शे को कोई ख़जाना कहाँ से तलाश कर लिया। क्या ये दिलचस्प बात नहीं दोस्तों कि गार्सा एंड कंपनी और लुइस डी पार्लो और अब उसके बाद ये शरदानी सरदार हरिंडा एक ख़जाने के जाल में फंसे हुए हैं। खैर, हरिंडा की बात तो हम यूँ नहीं करते कि उस बेचारे को हालात के तहत सिकंदर ने उस खजाने का लालच दिया था, लेकिन गार्सा और उसके साथियों ने ये खजाना कहाँ से तलाश कर लिया। बहरतौर अब जो हालात हमारे सामने आए हैं उनमें हमें ये देखना होगा कि कर्नल फेरोज़ और कंदील अगर हमें हासिल हो जाएं तो हम इस कहानी को किस शक्ल में आगे बढ़ाएं। बिलाशुबा जो नक्शा हमारे सामने आया उसके निशानात अभी तक हमें मुसलसल मिल रहे थे और उसी में इसी बुनियाद पर बात कहता हूँ कि सोबारा के जंगलात में निशानात पर
ये निशानात चारों तरफ ही तो ना बिखरे होंगे। यकीनन हमारी रहनुमाई कुछ पुरस्कार कुव्वतें कर रही हैं, और उसके लिए भी यही सोचा जा सकता है कि कंदील का राज मंज़े आम पर आना चाहता है। मैं चाहता हूं डियर हरिंडा कि हम लोग अब आगे के बारे में कुछ फैसले कर लें। इसमें तुम्हारी शमूलियत ज़रूरी है। हरिंडा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाकर कहा, सिकंदर, मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूं। मैंने तुम्हें तमाम सूरत हाल बता दी है। मैं एक उम्मीद पर तुम्हारे साथ हर जगह का सफ़र करने के लिए तैयार हूं, और वो उम्मीद सिर्फ यही है कि मुस्तकबिल में मेरी कौम भी इंसानों की मानद ज़िंदगी बसर कर सकेगी। इसके लिए मैंने जो कदम उठाया है वो भी तुम्हारे सामने है। मैं समझता हूं कि एक इंसान की हैसियत से मैंने अपनी कौम का मुस्तकबिल तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, और इसमें तुम्हारे तावन पर यकीन रखता हूं। ताहम अगर तुम ये महसूस करते हो कि मेरी ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूं। सिकंदर को दिल में थोड़ी सी खजालत महसूस हुई, लेकिन मजबूरियां बाद औकात ज़मीर के ख़िलाफ़ बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं। वो हरिंडा के साथ उन लोगों के दरमियान आ गया और हरिंडा उनके साथ बैठ गया। सिकंदर ने कहा, मैं एक एक शख्स से तुम्हारा तारुफ करा चुका हूँ और तकरीबन पूरी तफसील तुम्हारे सामने है, लेकिन इस वक्त आज सर नो ये तफसील एक बार फिर तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। डेढ़ हरिंडा के बहुत से अरसा कबल मैं और मेरा दोस्त राजदेव सुबारा में सैर व तफरी का शिकार के लिए आए थे। हमारे साथ सुबारा की सरहदी बस्ती का ये शख्स सरातू भी था, और हम एक तूफ़ान के हाथों भटक कर बहुत दूर निकल आए थे। फिर हमें एक पतली सी नदी नज़र आई जिसका हमारे जहन में कोई नक्शा मौजूद नहीं। उस नदी में हमें एक लाश बहती हुई मिली जिसके पास एक पुरस्कार नक्शा मौजूद था, और जिसके साथ ही एक नन्ही सी मासूम बच्ची भी थी जो जिंदा थी। उस बच्ची का नाम मैंने कंदील रखा। लाश राजदेव के नवारद खाने में महफूज रही, और ये शख्स जिसका नाम गारसा है सिर्फ लाश देखने के लिए वहां पहुंचा, और ये इसके साथ चंद दूसरे अफराद जो कदीम जुबानों और नक्शों वगैरह के माहिर थे इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि लाश के पास जो नक्शा मौजूद है वो एक अजीम शान खजाने का नक्शा है। गारसा ने राजदेव के नवारद खाने से लाश चोरी की और एक शख्स को कत्ल कर दिया। फिर ये वहां से फरार हो गया और इसने अपनी एक टीम बनाई और सुबारा के जंगलात में दाखिल हो गया। लाश गारसा के पास से गायब हो गई, और वो लड़की जिसका नाम कंदील है जो इस खजाने की चाबी है हमारे एक साथी के साथ इन जंगलात में गुम है। अगर कंदील हमें मिल जाए डियर हरिंडा तो वो खजाने तक हमारी रहनुमाई कर सकती है। यही नहीं बल्कि उसका ताल्लुक चौका सुबारा की पुरस्कार कहानियों से है, और इस नक्शे के बारे में उससे ज़्यादा हमारा मुआवन और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें बड़ी शिद्दत से कंदील की तलाश है। क्या डियर हरिंडा तुम इस सिलसिले में हमारी कुछ और रहनुमाई कर सकते हो? क्या मिस्टर रावस्कंदर, हमें उस नदी की तलाश है जिसमें लाश बहती हुई आई थी, और यकीनी तौर पर हम उसके किनारे किनारे सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारे नक्शों के माहिरीन का भी यही ख्याल है। सुनो, तुम्हारे इस इंकशाफ से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। ये उन दिनों की बात है जब पुलिस के जवान सुबारा में घुसे हुए थे और जगह जगह श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। हम लोगों को सुबारा के इंतहाई अंदरूनी इलाकों में पनाह लेना पड़ी। हालांकि हम खुद दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से सुबारा के अंदरूनी हिस्सों में नहीं जाते, लेकिन उस वक़्त सूरत हाल ऐसी थी कि हमें अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह छुपना पड़ा। और इसी दौरान मेरी एक टोली दूर दराज का सफ़र तय करती हुई एक ऐसी जगह जा निकली जहां हमने एक पतली सी नदी देखी। हमने उसे गूगाला के नाम से पुकारा, लेकिन वहां कुछ वक़्त क़याम करके हमें ये एहसास हुआ कि नदी पुर इसरार हसीयत की हामिल है। जंगलों के इसरार वैसे भी ना समझ में आने वाले होते हैं। मैं गोगाला नदी से जब वापस लौटा तो न जाने क्यों मेरे जहन में उसके रास्ते रह गए। अगर वही नदी तुम्हें मतलूब है तो मेरा ख्याल है मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। हरिंडा के इस इंकशाफ ने सबको शशदर कर दिया। अभी तक के सफ़र में वो नदी नज़र नहीं आई थी। वैसे भी हालात बड़े अजीबो गरीब और पेचीदा थे। सिर्फ ऐसे ही इत्तफाकात पर भरोसा किया जाता था जिसके तहत राजदेव और गज्जाल उन्हें मिल गए।
हो सकता है नदी तक के सफ़र में किसी न किसी तरह उन्हें कंदील और कर्नल फेरोज भी मिल जाएं। सिकंदर ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या जिस जगह हम लोग मौजूद हैं वहाँ से उस नदी की सिमत इख्तियार की जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल है फासला भी ज़्यादा तवील नहीं होगा। देखो, आगे चलकर 3 ऐसे टिंड बिंड दरख्त हैं जिनके ऊपरी सिरे आपस में मिलकर एक मेहराब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उन दरख्तों में कोई पत्ता नहीं है और ये दौर से दिखने ही अजीब नज़र आते हैं। यूँ लगता है जैसे इंसानी हाथों ने एक दरवाज़ा तराश दिया हो। गो उनके अतराफ खाली हैं, लेकिन फिर भी वो जहन में रह जाते हैं। प्रोफेसर गौरी ने अजीब सी निगाहों से सिकंदर को देखा, फिर सरसराते हुए लहजे में बोला, नक्शे में ये मेहराबी दरवाज़ा भी मौजूद है। सिकंदर और राजदेव एक दूसरे की सूरतें देखते रहे। बाकी लोग भी पुरजोश नजर आए। तब सिकंदर ने कहा, डियर हरिंडा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ काफ़ी वक्त हो चुका है। अगर हमें गोगाला तक ले जा सको तो यकीनी तौर पर वहाँ से हमारे रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। हमें गोगाला की जानब ही सफ़र करना चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्द गोगाला तक पहुँचा दूंगा। हरिंडा ने कहा, तो फिर ठीक है हरिंडा, हमें तैयारियां करनी चाहिए। और तस्वीर की दूसरी जानब बदनुमा दर्रा एक अजीब सी कैफियत का हालमंद था। नोकदार उदरी चट्टानों के दामन में गारों के दहाने भी नजर आए। जमीन पर हशारतुल अर्ज भी देखे गए। कई पत्थरों के दामन में सांपों का बसेरा था। उनके जिस्मों के अंबार लहरें लेते हुए नजर आए और एरा भी उनके दरमियान से बचती हुई चल रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर कर्नल अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सुबारा के जंगलात में बहुत से हौलनाक वाक़यात पेश आए। उन वाक़यात ने दिल को पक्का तो कर दिया, लेकिन फिर भी इंसानी फितरत को नज़रअंदाज नहीं किया। बाद मनाज़र देखकर कर्नल के रोंगटे दहशत से खड़े हो जाते। राइफल अब भी उसके हाथ में मौजूद थी। एरा ने दूसरे सामान के साथ उसे महफूज रखा। जब उन्होंने ढलानों का सफ़र शुरू किया तो एरा ने ये चीज़ें कर्नल के हवाले कर दी। कर्नल भी अभी तक उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सका उस चट्टानी दीवान पर एरा उसे इतनी बुलंदी तक किस तरह ले आई। बेहोशी के आलम में यकीनी तौर पर उसके बदन को शानों पर लाद कर लाना पड़ा, लेकिन फिर कुछ और एहसास उस तसव्वुर की नफ़ी कर देते थे। पुरसरार एरा ना जाने कौन कौन सी कुव्वतों की मालक थी। एक अजीबोगरीब करदार। जब वो इन वीरानों में कर्नल के लिए जदीद लिबास फराहम कर सकती थी तो उन बुलंदियों तक उसे पहुंचाना कौन सा मुश्किल काम होता। लाख कोशिश करता कि अपने जहन को उन तसव्वुरात से आज़ाद कर दे, लेकिन वो जो ज़िंदगी में कभी ना देखा हो इतनी आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। कम से कम ये तो सोचा जा सकता है कि एरा इंसानी वजूद में ही है। उससे कबल की ज़िंदगी में उसे लातादाद खौफनाक दुश्मनों से सामना तो करना पड़ा, लेकिन ऐसी पुरसरार कुव्वतों का मालिक उनमें से कोई नहीं था। एरा यकीनी तौर पर सोचे समझे रास्ते की जानब सफ़र कर रही थी और वक़्त गुजरता जा रहा था। छोटी छोटी झाड़ियों में नाग फन उठाकर खड़े हो जाते और उनके कदमों की आहटों के साथ उनके चौड़े फनों के रुख बदलते रहते। हर लम्हा यही खदशा था कि अभी उनमें से कोई नाग अपनी जगह से निकलकर उनका पीछा करेगा और कर्नल उस तसव्वुर से चौंक जाता। उसकी रफ्तार तेज हो जाती। तवील तरीन वक़्त गुजरा और उसके बाद शाम के झपटे फिजा में उतर आए। अंधेरा उतना तेजी से फैला जैसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़ा हो और तारीकी में ये मंजर इतना हौलनाक हो गया कि हवास पर काबू रखना मुश्किल हो जाए। एरा ने एक बड़े से पत्थर का इंतखाब किया और खुद उस पर चढ़ गई। फिर कर्नल को भी हाथ के सहारे से उसने ऊपर बुला लिया और कहने लगी, यहाँ आराम किया जाए कर्नल, ये जगह महफूज है और अगर तुम हशरातुल अर्ज से खौफज़दा हो तो इत्मीनान रखो, इनमें से कोई भी ऊपर ना आ सकेगा। कर्नल गहरी गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तारीकियां गहरी होती चली गईं। एरा ने अपनी झोली में से कुछ फल निकाल कर कर्नल को दिए और उसे खाने की दरख्वास्त की। इस वक्त बिल्कुल जी ना चाहा था, लेकिन जिस्म की बका के लिए ये सब कुछ भी ज़रूरी था। कर्नल ने 1-2 फल खा लिए और फिर पत्थर पर चत लेट कर तारीक आसमान को देखने लगा।
फिर अचानक ही उसे कुछ नजर आया और वो फिर एरा के साथ खड़ा हो गया। तब उसने अपनी जिंदगी का एक और हैरतनाक मंजर देखा। चांदनी में जमीन पर लंबे लंबे साए नजर आ रहे थे। साफ ज़ाहिर होता था कि वो इंसानी जिस्मों के साए हैं, लेकिन वो बदन कहाँ थे जिनके साए ज़मीन पर पड़ रहे थे। ये साए मुतहरक थे और एक मखसूस अंदाज में इस मुत्सा पत्थर के पास से गुजर रहे थे। कर्नल ने दोनों हाथों सीने पर बांध लिए। उससे ज़्यादा अजीब मंजर उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। साए कुछ इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे कुछ इंसान चल रहे हों, लेकिन इंसान मौजूद ना थे। एरा खामोशी से उन सायों को देखती रही, तो फिर उसके मुंह से हल्की सी सरगोशी निकली। निगरां साए। कर्नल ने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो एरा ने एकदम होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। साए अचानक रुक गए, जैसे उन्होंने ये सरगोशी सुन ली हो। फिर कर्नल ने उन्हें पत्थर की जानिब पलटते हुए देखा और एरा ने दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दिए। उसके बाद उसने कर्नल से कहा, चट्टानों के मुहाफ़िज़, लेकिन वो हमसे वाकिफ़ हो चुके हैं और अब उनकी मौत ज़रूरी है। एरा ने पत्थर पर झुककर छोटे छोटे कई पत्थर उठा लिए और उसके बाद उसने कर्नल की राइफल की सिमत इशारा करते हुए कहा, तुम उसे बेदरेग इस्तेमाल करो।